हेलो एवरीवन। आज मैं इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर करने आई हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट वे में। तो आप चलिए देखते हैं इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस क्या है। इनकैप्सुलेशन जैसे कि आप जानते हैं ऊप्स का प्रिंसिपल है, इनहेरिटेंस ऊप्स का प्रिंसिपल है। और इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन क्या है? रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। हम डाटा और फंक्शन को एक ही यूनिट में बांध रहे हैं। वो यूनिट क्या है? क्लास। तो कैसे बांध रहे हैं उसके पहले ये देख लेते हैं कि विजिबिलिटी मोड्स क्या हैं। विजिबिलिटी मोड्स होते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। आप उसको विजिबिलिटी मोड्स कह सकते हो, आप उसको एक्सेस स्पेसिफायर कह सकते हो, आप इसको एक्सेस मॉडिफायर कह सकते हो, स्पेसिफायर और वी कैन से मॉडिफायर। तो ये तीनों नाम एक ही हैं, विजिबिलिटी मोड्स, एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस मॉडिफायर। अब आप इसको किस किस चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हो? क्लास के साथ, वेरिएबल के साथ, फंक्शन के साथ। अभी फ़िलहाल आपकी बुक में वेरिएबल के साथ यूज़ करके दिखाया है। तो अगर हम वेरिएबल को पब्लिक बनाते हैं तो वो वेरिएबल आपके पैकेज में कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है, बट डिपेंड किस क्लास के अंदर बना हुआ है। आपको बस उस क्लास की परमिशन लेनी है, बाकी कुछ नहीं करना। परमिशन कैसे लेते हैं? क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो चलिए, हमने क्लास बनाई, पब्लिक वेरिएबल्स बनाए, एक फंक्शन बनाया जिसमें उस दो वेरिएबल्स को ऐड करके तीसरे में स्टोर किया है और एक में उस तीसरे वेरिएबल को डिस्प्ले करा है। तो देखिए, एक और क्लास बनाई, उसके मेन फंक्शन में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? इस क्लास को इसमें यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्लास को यूज़ नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं? इसके वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने तरीके से। कैसे? हम इसमें अपनी वैल्यूज़ डालना चाहते हैं। ये वेरिएबल्स इसके हैं, बट यहाँ से हम अपनी वैल्यूज़ इसमें स्टोर कराना चाहते हैं। तो ob.x और आप देखें ob.y लिखने से आप 15 और 18 स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है। इसकी फैसिलिटी आपको ये मिल रही है कि आप कहीं से भी पब्लिक वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं और कहीं पे भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ob.x बस आपको परमिशन लेनी है। याद रखिएगा, परमिशन लेनी ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट से, क्लास से नहीं, ऑब्जेक्ट से, क्लास के ऑब्जेक्ट से। तो आपको पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट डॉट करना है, इनसे परमिशन लेनी है, परमिशन लेके आप उसमें वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये है खासियत पब्लिक वेरिएबल्स की। बस अब आपको क्या करना है? इन दोनों फंक्शन से एक एक करके आपको बुलाना है, इन दोनों फंक्शंस को, और उनसे वो एक्टिविटी करानी है। वैल्यूज़ तो आप दे चुके। मीन्स हमने किया क्यों? हमने इसलिए किया क्योंकि हम ये वाला काम अपने तरीके से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या काम है? किसी और क्लास का काम है, किसी और क्लास के वेरिएबल हैं, किसी और ने डिक्लेयर किए हैं, बट हम अपने तरीके से उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो पब्लिक है। अब आप देखिए, अगर वो पब्लिक ना होते, अभी फ़िलहाल तो देखिए कि हमने एक क्लास का इस्तेमाल दूसरी क्लास में किया है, तो देखिए इस तरीके से कुछ क्रिएट हो जाता है डॉट करके कि आप इस क्लास में इस क्लास को रेफर कर रहे हैं। और चला के दिखाया तो दिखा आपको कि 33 आंसर भी आ गया है, सम ऑफ टू नंबर्स, कुछ इशू नहीं हुआ, चल गया है। अब यहाँ देखिए, अगर वही वेरिएबल प्राइवेट होते तो क्या होता? फिर तो प्राइवेट का तो आप समझते ही हैं कि उसका इस्तेमाल आप कहीं और नहीं कर सकते, आप उसकी क्लास के अंदर ही उस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड तो अब प्राइवेट हो गए, पहले वो पब्लिक थे, इस कारण यहाँ पे एक्सेस हो जाते थे ob.x या ob.y करने से। बट अब आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट है। अगर आप करेंगे तो एरर आएगी क्योंकि आप प्राइवेट वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम उनको वैल्यूज़ नहीं दे सकते क्योंकि हम उसको डायरेक्टली टच नहीं कर सकते। तो हम टच ज़रूर कर सकते हैं पर डायरेक्टली नहीं, तो इनडायरेक्टली टच करेंगे। इनडायरेक्टली कैसे टच करेंगे? तो देखिए, एक और फंक्शन बना दिया, गेट वैल्यू। यहाँ गेट वैल्यू करके एक फंक्शन बना दिया जिसमें एक्स वाई को वैल्यू दे दी है। बाकी फंक्शंस वैसे ही हैं, ऐड किया, डिस्प्ले किया, नो इश्यूज़। तो यहाँ से हमने दूसरी क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के गेट वैल किया।
गेट वैल्यू जब हमने यहाँ से किया तो हमने एग्जैक्टली वैल्यू दी, बट टच भी किया, वैल्यू भी दी, बट खुद की नहीं, जो उस क्लास ने दी है, क्योंकि उस वही क्लास उस वेरिएबल को टच कर सकता है तो वही वैल्यू दे सकता है। आपको ये याद रखना है। ये हो गया, वैल्यू चली गई, आपने ऐड किया, आपने डिस्प्ले किया, बट आपने डायरेक्टली टच नहीं किया, आपने इनडायरेक्टली टच किया। कैसे इनडायरेक्टली टच किया? क्योंकि आपके पास एक पब्लिक फंक्शन था और वो पब्लिक फंक्शन उन वेरिएबल को टच करके वैल्यू दे रहा था, इसलिए आपने टच किया बट इनडायरेक्टली टच किया। तो प्राइवेट वेरिएबल्स आपको ये सुविधा देते हैं कि आप उसी क्लास के अंदर रह के अपना डाटा और अपने फंक्शन को बाइंड अप कर सकते हैं कि कोई दूसरा आके उसको कोई इशू क्रिएट ना कर सके, उस डाटा को चेंज ना कर सके। आप उसको प्राइवेसी दे सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं। चलिए आप देखें, अगर वो भी फंक्शन भी प्राइवेट होता तो क्या होता? अभी तो वेरिएबल प्राइवेट थे, अब वो फंक्शन जो हमने बोला कि पब्लिकली हम एक्सेस कर सकते हैं, वो फंक्शन को भी अगर हम प्राइवेट कर देते हैं तो क्या होगा? तो अब आपको ये याद रखना है कि ना तो ये बाहर से एक्सेस होगा, ना तो ये बाहर से एक्सेस होगा। तो फिर कैसे चले? तो हमने एक फंक्शन में इस फंक्शन को बुला लिया। आपको बस इतना याद रखना है कि प्राइवेट बाहर से एक्सेस नहीं हो सकते, बट अंदर से तो एक्सेस हो सकते हैं। तो कोई भी पब्लिक फंक्शन इनको एक्सेस कर ले तो बस, और आप उस पब्लिक फंक्शन को एक्सेस कर लो तो इनडायरेक्टली आपने बाकी चीज़ों को भी एक्सेस कर लिया। देखिए, ये भी प्राइवेट था, ये भी प्राइवेट था, किसने एक्सेस किया? गेट वैल्यू को ऐड ने। ऐड क्या है? पब्लिक है। तो आपने यहाँ से ऐड को बुलाया, ऐड ने गेट वैल्यू को बुलाया और गेट वैल्यू ने वेरिएबल्स को बुला लिया। काम हो गया आपका, बट इनडायरेक्टली। तो कोई ना कोई क्लास में ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक हो, जिसके थ्रू आप उस इन चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ। तो देखिए, अब ये दोनों ही फंक्शंस यहाँ से एक्सेसिबल हैं और इनकी हेल्प से हमने गेट वैल्यू को एक्सेस किया और गेट वैल्यू की हेल्प से वेरिएबल्स को एक्सेस किया। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने वेरिएबल्स को एक्सेस किया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बाइंड अप होने लगा है, चीज़ें बंधने लगी हैं कि आप इसकी सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्राइवेट कीवर्ड। मीन्स अगर आपसे ये कोई पूछे कि एनकैप्सुलेशन जावा में अप्लाई कैसे होता है बाय यूजिंग प्राइवेट कीवर्ड, तो अब चलिए आगे चलते हैं। एनकैप्सुलेशन की जैसे कि आपको डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दी थी, हमने कर लिया रैप उसे विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट कीवर्ड, प्राइवेट मेथड, प्राइवेट वेरिएबल्स बना के। तो डाटा की हाइडिंग हो गई। अब चलते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स पे। स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है? मतलब आपने उन वेरिएबल्स को एक एरिया के अंदर बांध दिया है जिसके बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकते। ये है स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो अब चलिए देखते हैं क्या होता है स्कोप ऑफ वेरिएबल, कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, जैसे कि इंस्टेंस वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ तो इंस्टेंस वेरिएबल होते क्या हैं? इंस्टेंस वेरिएबल क्लास में जब भी आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, ये देखिए ग्लोबल वेरिएबल्स, तो इंस्टेंस वेरिएबल आर द ग्लोबल वेरिएबल्स। वो एक ग्लोबल वेरिएबल्स है जो स्टैटिक नहीं है। आप याद रखिएगा, इंस्टेंस वेरिएबल जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं पर स्टैटिक नहीं है, उनको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। अब इंस्टेंस वेरिएबल हम प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अभी आपने देख लिया है कि कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। और प्रोटेक्टेड बेसिकली हम बनाते हैं इनहेरिटेंस पर्पस के लिए। आगे हम इनहेरिटेंस देखेंगे। अब आते हैं क्लास वेरिएबल पे। अभी मैंने आपको बताया कि बस स्टैटिक ना लें तो वो इंस्टेंस हो जाएगा, और अगर स्टैटिक ले लें तो वो क्लास हो जाएगा। तो ऐसे ग्लोबल वेरिएबल्स जो स्टैटिक नहीं हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल हैं, और ऐसे ग्लोबल वेरिएबल जो स्टैटिक हैं वो क्लास वेरिएबल हैं, क्योंकि इनको एक बार मेमोरी एलोकेट होती है और इस मेमोरी को सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ ही यूज़ करते हैं। और इंस्टेंस वेरिएबल को अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती है। अगर मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट हैं तो 2 बार मेमोरी एलोकेट होगी। एक ऑब्जेक्ट के अंदर 2 मेमोरी एलोकेट हुई, एक नेम को, एक एड्रेस को, और ऐसे ये एक ऑब्जेक्ट के लिए हुआ। यही सेम चीज़ दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी होगी।
क्योंकि ये एक इंस्टेंस वेरिएबल। अगर मैं काउंट की बात करूँ तो काउंट को एक ही मेमोरी यूज़ होगी, तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 ने यूज़ करी और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 ने यूज़ करी, बट जो काउंट है वो दोनों ही ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन मेमोरी है। तो क्लास वेरिएबल जितने भी होते हैं कॉमन मेमोरी रखते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। तो चलिए इंस्टेंस वेरिएबल आप देख लीजिए। इंस्टेंस वेरिएबल आर हैविंग इंडिविजुअल कॉपीज ऑफ, जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं उनकी इंडिविजुअल कॉपी होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन होता है। ये स्टैटिक, आप इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर विदाउट स्टैटिक, और ये आप देख सकते हैं स्टैटिक के साथ ही होता है। यहाँ आप जब भी इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है तो ऑब्जेक्ट के नाम से यूज़ होंगे, और ये क्योंकि क्लास वेरिएबल है इसीलिए क्लास के नाम के साथ यूज़ होंगे। जैसे कि क्लास का नाम है सम और उसका ऑब्जेक्ट है ओबी, तो अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि आप ओबी डॉट लिखेंगे, और आप अगर क्लास वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो आपको याद रखना है आप सम डॉट लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए लोकल वेरिएबल्स देखते हैं। लोकल वेरिएबल्स बेसिकली हम जब भी कोई फंक्शन के अंदर, कोई फॉर लूप के अंदर हम ऐसे वेरिएबल्स लिखते हैं उनको हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। लोकल वेरिएबल जिसका स्कोप सिर्फ उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होता है। जैसे अगर मैंने फॉर के अंदर लिख दिया इंट आई, तो इंट आई का इस्तेमाल सिर्फ मैं इतने एरिया में ही कर सकती हूँ, इसके बाहर अगर मैं आई का इस्तेमाल करूँगी तो एरर आएगा। तो ये कहलाता है लोकल वेरिएबल। जैसे आप देख सकते हैं ए और बी, अगर मैं ए और बी का इस्तेमाल यहाँ करती हूँ तो एरर आएगा। देखें कि इनहेरिटेंस क्या है। तो इनहेरिटेंस बेसिकली जब हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज़, देखिए डेफिनेशन, जब हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को दूसरी क्लास में यूज़ करते हैं तो वो इनहेरिटेंस कहलाते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं, तो अभी एक क्लास मान लीजिए मैंने मानी वो उसको पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड में ऑटोमेटिकली जाती है, ये तो आप जानते हैं क्योंकि बायो में ये बताया गया है। तो पेरेंट क्लास को हम यहाँ पे सुपर क्लास भी बोलते हैं, या हम इसको बेस क्लास भी बोलते हैं, और चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास भी बोलते हैं, या डेराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, या टारगेट क्लास भी बोलते हैं। तो जब भी नाम आए सुपर क्लास तो आप समझ जाइएगा कि वो पेरेंट क्लास की बात हो रही है जिसको इनहेरिट किया जा रहा है, सब क्लास जो इनहेरिट कर रहा है, बेस क्लास जिसको इनहेरिट कर रहे हैं, डिराइव्ड क्लास जो इनहेरिट कर रहा है, मीन्स चाइल्ड क्लास। तो ये सारे वर्ड्स हम इनहेरिटेंस में यूज़ करते हैं। देखिए जैसे कि ये बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास वर्ड आया ही है, तो हम किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, बेस क्लास की। किस में, डिराइव्ड क्लास में, और उसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टीज़ तो होती ही हैं, और ये सब लिखा हुआ है, टारगेट क्लास, सब क्लास, डिराइव्ड क्लास, ये सब। अब हमें ये देखना है कि प्राइवेट वेरिएबल्स जो हमने लिए हैं, प्राइवेट, पब्लिक, तो ये सारे वेरिएबल्स इसमें क्या रोल प्ले करते हैं। अगर हमने प्राइवेट किया तो आपको ये याद रखना है, कैन नॉट बी एक्सेस इन डिराइव्ड क्लास। प्राइवेट वेरिएबल कहीं पे भी एक्सेस नहीं होते, ना तो आप ऑब्जेक्ट बना के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ना तो आप इनहेरिट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्राइवेट वेरिएबल कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होते हैं। पब्लिक दोनों ही जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, कैन बी यूज्ड। तो आप इनहेरिट करके भी कर लीजिए, ऑब्जेक्ट बना के भी कर लीजिए, बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटेक्टेड, जब हम प्रोटेक्टेड की बात करते हैं, देन ये सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए बनाया गया है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए नहीं बनाया गया है। तो चलिए देखें कैसे। प्राइवेट, अगर हम प्राइवेट बनाते हैं चीज़ों को तो आप पब्लिक का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्राइवेट का इस्तेमाल तो होता ही नहीं। तो आप पब्लिक की हेल्प से, क्योंकि इनपुट फंक्शन एक पब्लिक फंक्शन है, तो उसने ए का इस्तेमाल किया। एक कौन था, प्राइवेट था। तो ए का इस्तेमाल करते हुए उसने आपको यहाँ पे वैल्यू रखवा दी और आपने उसका इस्तेमाल भी कर लिया, बट डायरेक्टली आपने उसको टच नहीं किया। तो ये हुआ प्राइवेट। अब चलिए प्रोटेक्टेड, सेम रोल। प्रोटेक्टेड में भी आपको याद रखना है कि प्रोटेक्टेड जो है
वो बेसिकली इनहेरिटेंस के लिए बनाया गया। बात हम इनहेरिटेंस की अगर कर रहे हैं तो आपको याद रखना एक कीवर्ड एक्सटेंड्स, जो कि पिछले उसमें भी था, ये देखिए। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आता है, सिर्फ एक ये लाइन लिखी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आपसे पूछा जाए एक्स वाई जेड क्या है, ए बी सी क्या है, तो आपको बताना है कि एक्स वाई जेड डिराइव्ड क्लास है और ए बी सी बेस क्लास है। जिसे इनहेरिट कर रहे हैं वो ये है, जो इनहेरिट कर रहा है वो ये है। मतलब सबसे पहले डिराइव्ड क्लास का नाम लिखा जाता है, फिर बेस क्लास का, और उसके बीच में आता है कीवर्ड एक्सटेंड्स। तो मीनिंग ये है कि डिराइव क्लास एक्सटेंड्स बेस क्लास। डिराइव क्लास ने अपने आप को एक्सटेंड किया है, किसकी हेल्प से? बेस क्लास की हेल्प से। अपने अंदर बेस क्लास की प्रॉपर्टी को लेके अपने आप को एक्सटेंड करती है। तो ये सब कुछ जो भी है ये पूरा का पूरा इसके अंदर जा रहा है एक्सेप्ट प्राइवेट कीवर्ड। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड तो बनाया ही इसके लिए गया है, तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर एड्रेस चला जा रहा है। तो अब आप ये देखिए कि प्रोटेक्टेड वेरिएबल ए का इस्तेमाल आराम से हो रहा है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बनाया ही इसके लिए गया है। और बाकी आपको पब्लिक का तो मैंने पहले ही बता दिया था, आप जहाँ चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक है। अब आते हैं इनहेरिटेंस के टाइप पे। तो चलिए, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। पहला टाइप सबसे सिंपल और सिंगल यही है, बेस क्लास को आपने टारगेट क्लास में इनहेरिट किया, दैट्स इट। मीन्स एक पेरेंट एक चाइल्ड, आपको ये याद रखना। चलिए, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा बेस क्लास को एक डिराइव्ड क्लास इनहेरिट कर रही है। मीन्स ऐसा ले लीजिए, मदर और फादर, आप जैसा भी लेना चाहें, जो भी आप याद रखना चाहें, तो ये होगी मल्टीपल। हायरार्किकल, जैसे एक टीचर और यहाँ पे स्टूडेंट रख लीजिए, जो भी आपको इजी पड़े याद रखने के लिए। हायरार्किकल, तो एक टीचर बहुत से स्टूडेंट्स, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। हायरार्किकल में एक बेस क्लास बहुत से टारगेट क्लास। और इसको ले लीजिए नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब है लेवल बाय लेवल। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? ग्रैंड पेरेंट, देन पेरेंट एंड देन चाइल्ड, ऐसे लेवल बाय लेवल चल रहा है, इसीलिए मल्टी लेवल। नेस्टेड भी बोल लीजिए, इसको आप मल्टी लेवल भी बोल लीजिए। और आता है फिर लास्ट हाइब्रिड। मीन्स इसमें देखिए दो आपके पास दो इनहेरिटेंस है, एक ये और एक ये। तो पहला वाला कहलाएगा कौन सा वाला? आप देख सकते हैं, हायरार्किकल। और जो अगला है ये कहलाएगा मल्टीपल। तो ये हायरार्किकल और मल्टीपल का कॉम्बिनेशन है, हायरार्किकल प्लस मल्टीपल। कौन? हाइब्रिड। तो अब ये भी देखिए कि जावा में हम जो इनहेरिटेंस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको बताया, एक्सटेंड्स कीवर्ड से होती है। एक्सटेंड्स कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जो एक क्लास इनहेरिट करता है। ये इसका ड्रॉबैक भी है, सिर्फ एक क्लास इनहेरिट कर सकता है। मीन्स अगर डिराइव्ड क्लास किसी को एक्सटेंड्स कर रही है तो वो है एक बेस क्लास। एक से ज़्यादा बेस क्लास वो एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो देखिए, इनहेरिटेंस कौन सा अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये एक ही बेस क्लास ले रहा है इसलिए अप्लाई हो पाता है। ये एक से ज़्यादा बेस क्लास ले रहा है इसलिए ये नहीं हो पाता। फिर देखिए, ये एक ही बेस क्लास ले रहा है इसीलिए हो जाएगा। फिर ये भी एक बेस क्लास अपने अंदर ले रहा है, ये भी एक बेस क्लास अपने अंदर ले रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये सारे पॉसिबल हैं, बट देखिए मल्टीपल पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और इसके कारण ये वाला पार्ट एक्सेस नहीं हो पाता जावा में बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जावा में कौन सा इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर रहेगा मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कराया गया है बाद में, उसको कॉन्सेप्ट लाके इंटरफेस कॉन्सेप्ट लाया गया है, क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इंटरफेस कॉन्सेप्ट लाया गया है।
तो इंटरफेस कॉन्सेप्ट बेसिकली 10th में नहीं है, बट फिर भी नाम तो है, इसीलिए आप थोड़ा सा उसके बारे में जानें कि इंटरफेस भी क्लास के जैसा ही होता है। क्लास के अंदर जैसे कि हमने कहा डाटा और फंक्शन होता है, तो इंटरफेस में भी डाटा और फंक्शन होता है, बट इसका डाटा फाइनल होता है, लिटरल होता है, और इसके फंक्शंस एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है अधूरे, आधे। तो फाइनल वेरिएबल्स होते हैं इसमें। फाइनल इंट x इक्वल्स टू 5 मीन्स आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसके फंक्शंस एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, अधूरे। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने लिखा, सिर्फ एक प्रोटोटाइप लिखना है आपको और सेमीकोलन लगा देना है, तो अधूरे हो गए वो। मैंने लिखा void सम फंक्शन ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन, ये बन गया मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इसको मैंने डाल दिया है इंटरफेस में। इंटरफेस का कोई भी मैं नाम रख सकती हूँ। इंटरफेस ए बी रख दिया, ए बी उसका नाम हो गया। तो जैसे कि आपने देखा, ये हो गया उसका डाटा और ये हो गया उसका फंक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट आया इंटरफेस कॉन्सेप्ट इज लाइक अ क्लास, जो क्लास के जैसा ही है, उसके अंदर भी डाटा और फंक्शन है, बट उसका डाटा लिटरल होता है, फाइनल होता है, और उसके फंक्शंस एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो वो ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस अप्लाई करवा पाता है, अदरवाइज जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं था। अब चलिए एक आध एग्जाम्पल देते हैं इनहेरिटेंस का, जहाँ आप समझ पाएँ कि इनहेरिटेंस करते कैसे हैं। आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि चलिए एक एग्जाम्पल मुझे मिल गया, ये डिफाइन अ क्लास एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम की क्लास बनानी है, चलिए बना ली एम्प्लॉय नाम की क्लास। उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स डाल दिए, ग्लोबल वेरिएबल्स डाल दिए। चलिए कुछ फंक्शंस बनाना है जो नेम और बेसिक पे को एक्सेप्ट करेंगे, तो एक फंक्शन बना लिया जिसने नेम और बेसिक पे को एक्सेप्ट करा लिया, काम खत्म। देखिए नेक्स्ट क्लास बनाई, क्लास सैलरी एक्सटेंस एम्प्लॉय, मतलब डिराइव्ड कौन और बेस कौन, डिराइव्ड हुई सैलरी, बेस हुई एम्प्लॉय। अब एक और क्लास बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन में भी देखो लिखा हुआ है कि क्लास करिए, एक और क्लास क्रिएट करिए सैलरी। तो आपने एक और क्लास क्रिएट करी सैलरी, इसमें एक्सटेंड किया एम्प्लॉय को, मतलब इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है, कर दिए। चलिए वेरिएबल्स डिक्लेयर, फंक्शंस बनाने हैं, फंक्शन बना लिया। अब आपको जो एक्टिविटी कही है आप एज इट इज कर दीजिए, बिना ये सोचे समझे कि इसके वेरिएबल्स कैसे चलेंगे इसके अंदर, ये मत सोचिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उन वेरिएबल्स का नाम लेना है और वो एक्टिविटी चालू कर देंगे करना। मतलब आपको कुछ सोचना समझना नहीं है। इनहेरिटेंस की क्वालिटी यही है कि जो भी चीज़ आप इनहेरिट करके लाते हैं वो एज इट इज चलने लगती है, भले आपने बनाई हो चाहे ना बनाई हो, ये वर्क करने लगेंगे। तो देखिए ये सारे वर्क करने लगे, जबकि ये बेसिक इसमें था, यहाँ आ गया, इसे सॉल्व भी करना चालू कर दिया। आप नेम बोलोगे, नेम भी आ जाएगा। अब आप गेट डाटा बुलाओगे तो ये गेट डाटा भी इस पे काम करने लगेगा। आपको कोई इशू नहीं है, जो भी आपको कराना आप इसमें करा सकते हैं। यही एक क्वालिटी है इनहेरिटेंस की, ये फ्रीली वर्क करता है, ये पूरी की पूरी क्लास उठा के आपको ला के दे देता है। तो देखिए नेम भी इसमें चल रहा है, इसके बेसिक भी आ गया है, और DAHRA PF ग्रॉस तो इसमें निकाला जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले हो गया। तो ये ईजिली वर्क करता है, और ये इसका बेनिफिट भी है। देखिए इस तरीके से वो क्लास एरो बना देती है कि इस क्लास को इसने इनहेरिट किया है। किसको इनहेरिट किया है, सैलरी ने एम्प्लॉय को इनहेरिट किया है, ये आपको याद रखना है। और आप जब उसको रन करेंगे तो आपको ये रन होता हुआ दिखाई देगा, पर रन किसको करना है, जिसने उसको इनहेरिट किया है। अगर सैलरी ने इनहेरिट किया, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है आपको डिराइव्ड क्लास चलानी है, बेस क्लास नहीं चलानी। तो आई थिंक सो आपको इनहेरिटेंस समझ में आ गया है। ऐसे ही आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, बाय चांस कोई डाउट आप फेस करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। विजिबिलिटी मोड्स मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस पेपर में कुछ इस तरीके से मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार MCQs हैं, तो MCQs टाइप्स आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। और इस चैप्टर से बहुत ही रेयर कोई क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है काउंसिल की तरफ से, तो भी अब ये चैप्टर इंक्लूडेड है तो आपको पढ़ना है, और थ्योरेटिकल चैप्टर है।
तो आपको थ्योरी ही मिलेगी, इस टाइप की थ्योरीज जो आपको दिख रही हैं। एंड मैं ये टॉपिक यहीं क्लोज करती हूँ। इफ़ यू हैव डाउट्स डू आस्क, आप पूछ सकते हैं, क्वेरीज डाल सकते हैं। अदरवाइज आई एम क्लोजिंग दिस टॉपिक। ऑल द बेस्ट।